नमस्कार, मैं अमित कुमार अपने YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में अपन चैप्टर पढ़ेंगे फंक्शन या फलन। तो देखिए, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था सेट थ्योरी, समुच्चय। समुच्चय के बाद में अपन ने समुच्चय का पढ़ा था उपसमुच्चय, सबसेट। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था उनका कार्तीय गुणन, और कार्तीय गुणन से अपन ने डिफाइन किया था संबंध। और अब अपन संबंध से डिफाइन करेंगे फलन। तो फलन भी एक तरह का क्या होता है, संबंध ही होता है। यानी यह भी क्या होता है, ए क्रॉस बी का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। लेकिन संबंध के लिए क्या कुछ रूल था उसके अंदर, जो डोमेन वाले जो एलिमेंट थे उन पे कोई ऐसा रूल नहीं था कि उनकी इमेज एक होनी चाहिए या दो होनी चाहिए। कितनी भी इमेज उनकी संभव थी, या हो सकता है कि उसका रिलेशन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में नहीं हो, वो भी था। लेकिन फलन के लिए यहाँ पे क्या होता है, कुछ इसके लिए शर्त होती है, तो वो शर्त अपने को ध्यान में रखनी है। फलन की जो पहली शर्त होती है, मान लीजिए कोई फंक्शन है अपने पास में ए से बी पे डिफाइन है। यहाँ पे जो ए होता है इसको बोलते हैं प्रांत, समुच्चय ए को बोलते हैं प्रांत, समुच्चय बी को बोलते हैं सह प्रांत। तो फलन के लिए क्या शर्त है, पहली जो शर्त है फलन के लिए कि प्रांत के प्रत्येक अवयव की प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सप्रांत बी में होना चाहिए। पहली जो शर्त है फलन होने के लिए वो ये है कि प्रांत का जो प्रत्येक अवयव है उसका प्रतिबिंब हमें मिलना चाहिए, किसमें, सप्रांत में। यानी प्रांत का कोई भी अवयव खाली नहीं बचना चाहिए, उसकी कोई ना कोई इमेज अपने को सप्रांत में मिलनी चाहिए। ये फलन के लिए पहली शर्त है। दूसरी इसके अंदर जो शर्त है फलन की वो क्या है कि प्रांत के जो अवयव हैं उनकी जो इमेज होती है वो अद्वितीय होनी चाहिए। अवयवों की इमेज, या उसको बोलते हैं प्रतिबिंब, अद्वितीय होना चाहिए। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से जुड़ना, अद्वितीय होना चाहिए। तो फलन होने के लिए क्या जरूरत है कि यदि अपने पास में कोई फलन है वो ए से लेके बी पे परिभाषित है, ये अपने पास में बी है और ये अपने पास में ए है। ए को बोलते हैं डोमेन या प्रांत, बी को बोलते हैं कोडोमेन या सह प्रांत। इसके लिए क्या जरूरत है कि ए के अंदर जितने भी अवयव हैं, एक दो तीन, मान लो कुछ भी, कितने भी कोई अवयव हो, इन सब अवयवों की इमेज अपने को कहाँ मिलनी चाहिए, समुच्चय बी के अंदर मिलनी चाहिए। और जो इमेज मिल रही है अपने को वो कैसी होनी चाहिए, अद्वितीय होनी चाहिए, यानी कि यूनिक इमेज होनी चाहिए। यानी कि केवल और केवल एक इमेज अपने को बी के अंदर मिलनी चाहिए, तब वो क्या हो जाएगा, फलन हो जाएगा। तो पहले तो अपन फलन चेक करने के, अपने पास में कोई भी अपने को दिया हुआ है संबंध, वो फलन है या नहीं है। तो इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तो जो अभी अपन ने परिभाषा पढ़ी है वो, कि आप परिभाषा चेक करो कि डोमेन का प्रत्येक अवयव है, उसकी इमेज मिल रही है क्या, और जो इमेज मिल रही है वो यूनिक है क्या। तो पहला तरीका तो अपने पास में ये है। दूसरा अपने पास में ये तरीका है कि वाई एक्स के समांतर, वाई एक्स के समांतर कोई रेखा खींचने, आप वाई एक्स के समांतर कोई रेखा खींच रहे हो, खींचने पर वह फलन को सिर्फ कितनी जगह कट करनी चाहिए, एक जगह। फलन को केवल और केवल एक
जगह है, केवल एक जगह है कट करे, तो वो क्या हो जाएगा, फलन हो जाएगा। यदि एक से ज्यादा जगह कर रही है तो फलन नहीं होगा। एक से ज्यादा जगह यदि कट कर रही है तो क्या होगा, वो फलन नहीं होगा। तो अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब भी आप फलन लेते हो क्या लेते हो, y बराबर एफ एक्स। भाई अपने पास में फलन ये है y बराबर एफ एक्स। अब मान लीजिए ये वाई एक्स है, इस वाई एक्स के समांतर आप कोई भी रेखा खींच रहे हो और वो फलन को, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, इसको कितनी जगह कट कर रही है, दो जगह कट कर रही है। यानी यहाँ पे मान लीजिए एक्स की कुछ भी वैल्यू, मान लीजिए एक्स बराबर ए है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, प्लस में या माइनस में, लेकिन यहाँ पर मान लो प्लस में कोई वैल्यू ले रहे हैं। ये ग्राफ में देखो आप वाई एक्स के समांतर कट कर रहे हो, कितनी जगह कट कर रहा है, दो जगह कट रहा है। इसका मतलब इस अक्ष के ऊपर अपने को इस फलन की कितनी वैल्यू प्राप्त हो रही है, दो वैल्यू प्राप्त हो रही है। यानी सेम अक्ष पे अपने को कितनी वैल्यू प्राप्त हो रही है, दो। यानी कि अपने को जो इमेज मिल रही है वो अद्वितीय नहीं है, अद्वितीय नहीं है। इस वजह से यह फलन नहीं होगा, क्योंकि फलन होने के लिए जरूरत है कि जो हमें इमेज मिल रही है उसकी वो अद्वितीय होनी चाहिए। तो जब आप y अक्ष के समांतर रेखा खींचते हो और वो यदि उसको एक से ज्यादा भाग पे काट कर रही है, इसका मतलब वह फलन नहीं है। और यदि वह उसको एक जगह कट कर रही है तो वो उसका फलन हो जाएगा। जब कुछ उदाहरण देखते हैं अपन, एग्जाम्पल। पहला फलन देखिए, एक दो तीन, ए बी सी। एक है वो बी से जुड़ रहा है, दो है वो ए से जुड़ रहा है और तीन है वो सी से जुड़ रहा है। दूसरा अपन उदाहरण देखते हैं, एक दो तीन, ए बी सी, और वो है सी से जुड़ रहा है। तीसरा अपन इसमें उदाहरण देखते हैं, यदि यहाँ पे है एक दो और तीन, यहाँ पे ए बी और सी। यदि ए है वो एक से भी जुड़ रहा है, बी भी जुड़ रहा है, दो है वो सी से जुड़ रहा है, तीन है वो बी से जुड़ रहा है। चौथा अपन उदाहरण देखते हैं इसमें, एक दो तीन, ए बी सी। एक है वो ए से जुड़ रहा है, तीन है वो बी से जुड़ रहा है और दो है वो किसी से नहीं जुड़ रहा। ये अपने पास में उदाहरण है। तो देखिए पहला एग्जांपल, तो फलन होने के लिए क्या जरूरत है कि ये वाला जो क्या हो गया, प्रांत, और ये क्या हो गया, सह। ये हो गया प्रांत यानी डोमेन, ये हो गया कोडोमेन सह प्रांत। ये अपने पास में हो गया डोमेन और ये अपने पास में हो गया कोडोमेन। ये हो गया प्रांत और ये हो गया सह प्रांत। अब देखिए पहला उदाहरण अपन देखते हैं। तो पहली शर्त अपने पास में होती है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव की इमेज होनी चाहिए। तो देखिए एक भी जुड़ रहा है, दो भी जुड़ रहा है, तीन भी जुड़ रहा है, यानी प्रांत के अंदर कोई भी अवयव नहीं बच रहा। अब जो इमेज है वो क्या होनी चाहिए, अद्वितीय, यानी कि केवल एक अवयव से। तो एक है वो बी से जुड़ रहा है यानी केवल एक से जुड़ रहा है, दो है वो ए से जुड़ रहा है यानी केवल एक से जुड़ रहा है, तीन है वो सी से जुड़ रहा है यानी इसकी भी इमेज है वो क्या है, अद्वितीय है। तो जो उदाहरण नंबर एक है वो अपना फलन हो जाएगा, क्योंकि फलन की दोनों शर्त अपने को संतुष्ट कर रहा है। दूसरे अपन देखते हैं कि एक की इमेज क्या है, ए है यानी कि अद्वितीय इमेज है। दो की इमेज क्या है, ए है यानी कि यह भी अद्वितीय है। तीन की इमेज सी है और यह भी क्या है, अद्वितीय है। इसका मतलब यह भी क्या हो जाएगा, फलन हो जाएगा। भाई अपनी जो कंडीशन है वो किस पे है, प्रांत पे। अपने को सह प्रांत से मतलब नहीं है। सह प्रांत में एक से ज्यादा भी हो सकती है, एक से कम भी हो सकती है, हो सकता है कोई अवयव किसी से जुड़े ही ना। सह प्रांत में कुछ भी हो, अपने को कोई मतलब नहीं है। फलन की डेफिनेशन के लिए आपको चेक करना होता है प्रांत को, जो प्रांत है उसके अंदर वैल्यू है वो सारी कोई बचनी नहीं चाहिए और जो इमेज है उनकी वो अद्वितीय होनी चाहिए। तो दूसरा है वो भी फलन हो जाएगा। तीसरा अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो एक है वो किस किस से जुड़ रहा है, ए से जुड़ रहा है और बी से जुड़ रहा है। यानी इसकी एक की जो इमेज है वो कितनी हो गई, दो हो गई। तो यह अद्वितीय नहीं रहा। एक की इमेज कितनी मिल रही है अपने को, दो, जबकि ये क्या होनी चाहिए, अद्वितीय होनी चाहिए। अद्वितीय नहीं है, इसलिए यह फलन भी
नहीं होगा। चौथा अपन देखते हैं 1 2 3। तो देखिए 1 की इमेज एक ए है, 3 की इमेज बी है, लेकिन यहाँ पे 2 की इमेज अपने को कोई भी इमेज नहीं मिल रही है। और जबकि फलन होने के लिए क्या जरूरत है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव की अपने को इमेज मिलनी चाहिए, तो ये भी फलन नहीं होगा। अब देखिए आप जब फलन की बात कर रहे हो तो एक चीज यहाँ से क्लियर हो रही है कि प्रांत के अंदर तो अपने पास कोई भी अवयव बचेगा भी नहीं और हर इमेज भी क्या होगी, अद्वितीय होगी। तो अब अपने पास में जो फलन अपन अलग अलग टाइप के फलन में कई पढ़ते हैं आगे, उसमें जो कंडीशन बचती है वो किसमें बचती है, सप्रांत में बचती है। देखो सप्रांत में कई बार हो सकता है कि प्रत्येक अवयव की इमेज कितनी हो, एक 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 हो, यानी अद्वितीय हो, या हो सकता है कि किसी अवयव की इमेज एक से जो मान लो इसकी एक है उसकी इमेज भी ए हो गई, 2 की इमेज भी हो गई, यानी सप्रांत का जो ए अवयव है वो कितने एलिमेंट से जुड़ रहा है, प्रांत की 2 अवयव से जुड़ रहा है। तो देखो जो कंडीशन हो सकती है वो किसमें हो सकती है, सप्रांत में कुछ चेंज हो सकता है। तो जो सप्रांत में जो चेंज होता है, और देखो सप्रांत में कोई अवयव बच भी सकता है फलन में, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यहाँ पे बी बच रहा है दूसरे एग्जाम्पल में, चौथे एग्जाम्पल में सी बच रहा है। तो आगे जब अपन फलन पढ़ेंगे तो फलन में जो कंडीशन आती है आगे, एक तो आता है एक एक ही फलन, ऑन टू एक एक ही फलन, ये तो हो गया 1 1। और एक आता है ऑन टू यानी कि आच्छादक फलन, आच्छादक फलन, ये आ गया अपना ऑन टू। तो आगे अपन दो इनकी परिभाषा पढ़ेंगे। तो यह किस पे डिपेंड करेंगे, यह जो डिपेंड करेंगे वो सह प्रांत पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि जो भी अपने पास में अलग अलग कंडीशन आती है वो किसमें आ रही है, सह प्रांत में आ रही है। प्रांत के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ जो हर फलन है उसके लिए सेम कंडीशन है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव की अद्वितीय इमेज ही होती है और कोई भी अवयव शेष नहीं बचता। तो उनके हिसाब से अपन इनको परिभाषित नहीं कर सकते। अपने पास में जो भी फलन होते हैं, एक एक ही फलन और आच्छादक फलन, ये अपन किस पे डिपेंड करता है, सह प्रांत पे डिपेंड करता है। एक एक ही फलन का मतलब तो ये हो गया कि सह प्रांत का जो प्रत्येक अवयव है वो केवल और केवल एक अवयव से जुड़ रहा है, तब तो वो क्या हो जाएगा, एक एक ही हो जाएगा। और यदि कोई एक अवयव एक से ज्यादा अवयव से जुड़ रहा है एक ही, तो वो कैसा हो जाएगा, बहु एक ही हो जाएगा। और आच्छादक फलन का मतलब यह है कि यदि सह प्रांत का जो पूरे अवयव है, यानी कि जो परिसर निकालते हैं, परिसर क्या होता है, किसी भी फलन का जो परिसर होता है वो जो अपने पास में प्रांत के अवयव जिन जिन अवयव से जुड़ रहे हैं समुच्चय बी के यानी सह प्रांत के, उनका जब सबका कलेक्शन लेके सेट बनाओगे तो उसको बोलते हैं परिसर। तो जब ये परिसर सह प्रांत के बराबर आ जाए, यानी कि सह प्रांत के अंदर कोई भी अवयव ऐसा नहीं बचेगा जो प्रांत ए के किसी ना किसी अवयव से ना जुड़ रहा हो, तब अपन उसको बोलते हैं आच्छादक। और यदि कोई अवयव बच गया तब उसको अपन बोलते हैं वह फलन आच्छादक नहीं है। तो इस तरीके से अपन आगे ये दोनों फलन पढ़ेंगे। ये किस पे होते हैं, कोडोमेन पे ही अपन इनमें डेफिनेशन के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि डोमेन तो सबका क्या होना है, सेम ही होता है। तो परिसर क्या हो गया, समुच्चय यानी डोमेन यानी कि प्रांत, प्रांत ए के जो अवयव हैं के प्रतिबिंब, प्रतिबिंबों का सेट, यानी जो जो इमेज अपने को मिल रही है उन सब का जो कलेक्शन होता है, प्रतिबिंबों का समुच्चय अपने पास में क्या होता है, परिसर होता है। तो अपन देख रहे होंगे इमेज अपने को प्रतिबिंब कहाँ मिलते हैं, समुच्चय बी में मिलते हैं, यानी कि जो परिसर है वो हमेशा समुच्चय बी का क्या होगा, सबसेट होगा, या तो समुच्चय बी के बराबर होगा या समुच्चय बी का सबसेट होगा। ये अपने को बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो इमेज मिलती है वो किसमें मिलती है, समुच्चय बी में मिलती है। तो यदि आच्छादक फलन है तब तो परिसर और सहप्रांत क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और यदि आच्छादक नहीं है तब क्या हो जाएगा, परिसर है वो सहप्रांत का क्या हो जाएगा, सबसेट यानी कि उप समुच्चय हो जाएगा। तो ये अपने फलन की डेफिनेशन है। यानी कि फलन के अंदर अपन क्या करते हैं, समुच्चय एक से कोई अवयव लेके इनपुट डालते हैं और अपने जो आउटपुट मिलता है वो क्या मिलता है, यूनिक मिलता है। आप कोई भी इनपुट डाल रहे हो तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ये फंक्शन के लिए है। और जो इनपुट आप डाल रहे हो उसके लिए आपको डोमेन के जितने भी अवयव हैं सबका इनपुट आपने को फंक्शन में लगाना है और उससे आपको कुछ न कुछ आउटपुट मिलेगा और वो आउटपुट हमेशा कैसा होगा, यूनिक होगा। ये होती है अपने फलन की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन से आप चेक कर सकते हो, और यदि ग्राफ से चेक करते हो तो वाई अक्ष के समांतर कोई रेखा आप खींचोगे और उसके अकॉर्डिंग आप बता दोगे कि ये फलन है या नहीं है। तो अपन कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। y बराबर √x,
ये फलन है या नहीं है। तो जब इस तरीके के फलन हो जिनका अपने को ग्राफ पता होता है तो अपन इनका ग्राफ बना लेंगे। तो देखिए रूट एक्स का ग्राफ मैंने आपको बताया था, जो ग्राफ वाला चैप्टर है आप वो पढ़ लेना, उसके अंदर मैंने रूट एक्स का ग्राफ बताया था ये। अब देखिए वाई एक्स के समांतर आप कोई भी रेखा खींच रहे हो, ये वाई एक्स के समांतर सारी रेखाएं मैं खींच रहा हूँ और सिर्फ कितनी जगह कट कर रही है, इसको एक एक जगह कट कर रही है, यानी कि यह फलन है। तो ये क्या हो जाएगा, फलन हो जाएगा। तो ये फलन। दूसरा आता है y बराबर एक्स स्क्वायर। y बराबर एक्स स्क्वायर का आप ग्राफ बनाते हो तो यह एक परवलय है, यानी y की वैल्यू हमेशा धनात्मक रहेगी, चाहे आप x की वैल्यू पॉजिटिव रखो चाहे इसे नेगेटिव रखो, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो। तो ये है y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ। इसमें भी आप जब y एक्स के पैरेलल कोई लाइन खींचते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्राफ को कितनी जगह कट कर रही है, एक जगह कट कर रही है। इसका मतलब ये हो गया कि यह भी क्या है, फलन है। तीसरा अपने पास में आता है y बराबर वाई स्क्वायर बराबर एक्स, यानी कि x की वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, धनात्मक रहेगी। तो x की वैल्यू धनात्मक रहेगी मतलब ग्राफ बनेगा ऐसा, वाई स्क्वायर बराबर एक्स का। अब इसके अंदर आप वाई एक्स के समांतर कोई रेखा खींचोगे तो वो देखो कितने बिंदुओं पे कट कर रही है, 2 बिंदुओं पे कट कर रही है, यानी कि 2 बिंदुओं पे कट करने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे एक ही एक्स पे अपने को कितनी वैल्यू मिल रही है, 2, यानी कि इमेज है वो अद्वितीय नहीं है, तो यह फलन भी नहीं। तो इस तरीके से आप ग्राफ से भी चेक कर सकते हो और परिभाषा से भी चेक कर सकते हो। ये फलन चेक करने के अपने पास में 2 तरीके होते हैं। और फलन के अंदर अब आगे अपन पढ़ेंगे कि किसी भी फलन का प्रांत कैसे निकाला जाए। पहला इसके अंदर टॉपिक आता है फलन का प्रांत कैसे निकालें, और जब प्रांत आ जाएगा तो उसकी सहायता से अपने से पूछता है कि परिसर कैसे निकाला जाएगा। तो फलन में ये 2 चीज मैंने कि प्रांत कैसे निकालें और परिसर कैसे निकालें। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं प्रांत कैसे निकालें। प्रांत की बात करते हैं तो देखिए इसके लिए अपने को मैथ की कुछ बेसिक चीजें ध्यान में रखनी है। दूसरा, मैंने आपको इस यूट्यूब चैनल पे पीछे जो वीडियो करवाए थे वो सारे अब यहाँ पे काम आएंगे। इनइक्वलिटी है, लघुगुणकीय फलन है, मॉडुलस फंक्शन है, महत्तम पूर्णांक फलन है, इन सब की जो प्रॉपर्टी है इनकी सहायता से अपन यूज करके अपन क्या निकालते हैं, प्रांत निकालते हैं। तो प्रांत के अंदर आप देखेंगे कौन कौन से प्रांत के अंदर अपने पास में कंडीशन है और कौन कौन से अपने पास में क्या। पहली जो कंडीशन होती है कि जब भी अपने पास में y बराबर अंडर रूट एफ एक्स है, यानी कोई भी फलन है वो अंडर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है, वर्गमूल के अंदर है, तो आपको पता ही होगा कि स्क्वायर रूट एक्स का भी अभी आपने ग्राफ बनाया था, यानी कि ये वैल्यू हमेशा आपको पता है अंडर रूट के अंदर वैल्यू हमेशा धनात्मक होती है, कभी भी ऋणात्मक वैल्यू परिभाषित नहीं है, क्योंकि जो फलन की अपन बात कर रहे हैं वो किस पे बात करते हुए वास्तविक संख्याओं के अंदर बात करते हैं। जो यहाँ पे अपन फलन पढ़ते हैं वो किसमें पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है उसके ऊपर परिभाषित होता है। और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा कैसी संख्या आनी चाहिए, धनात्मक या 0 आनी चाहिए। यदि ऋणात्मक आ गई तो वो किसके अंदर चली जाएगी, कॉम्प्लेक्स के अंदर चली जाएगी। इसलिए जब भी कोई फंक्शन आपको स्क्वायर रूट में दिया हुआ है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो फलन है वो या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये परिभाषित तभी होगा जब एफ एक्स है वो क्या हो, 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, क्योंकि स्क्वायर रूट में कभी भी नेगेटिव संख्या नहीं आती। पहली चीज आपको ये ध्यान। दूसरा, जब अपने पास में y है वो एफ एक्स अपॉन जी एक्स के रूप में हो, इसका यदि अपने प्रांत निकालना हो तो एक चीज आप ध्यान रखोगे, डिनोमिनेटर में जो भी दिया हुआ होता है, हर के अंदर अपने पास जो भी दिया हुआ होता है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर के अंदर यदि 0 हो गया तो 0 से आप किसी संख्या में भाग दो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो यहाँ से ये कंडीशन है कि जी एक्स है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, साथ में जो एफ एक्स और जी एक्स है वो परिभाषित होने चाहिए। अभी परिभाषित होने का मतलब क्या है कि यदि लघुगुणकीय फलन है तो लघुगुणकीय फलन की प्रॉपर्टी इसमें होल्ड होनी चाहिए। जैसे एफ एक्स है वो स्क्वायर रूट के अंदर है तो स्क्वायर रूट वाली प्रॉपर्टी है वो होल्ड होनी चाहिए, वो अपन अलग देखेंगे। अभी इतना ही ध्यान रखना अपने को कि जी एक्स है वो कभी भी नीचे वाली जो संख्या है डिनोमिनेटर में वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। जिन जिन जगह 0 हो रही है वो अपन प्रांत में से, वो बिंदु अपन प्रांत में से क्या कर देंगे, हटा देंगे। और यहाँ पे ये हो गए 2 चीजें। तीसरी अपन इसके अंदर चीज आती है कि जब भी मान लीजिए 1 बटा अंडर रूट एफ एक्स अपने को फलन दिया हुआ है, वाई बराबर अपने को ये दिया हुआ है। देखिए अब यहाँ अंडर रूट स्क्वायर रूट में एफ एक्स आ गया तो यहाँ 2 कंडीशन हो गई, एक तो एफ एक्स वो किस में आ गया, स्क्वायर रूट में आ गया, साथ में यह डिनोमिनेटर में भी आ गया। आपको पता है कि डिनोमिनेटर की जो चीज़ है वो कभी भी 0
नहीं हो सकती, तो ये जो इक्वल टू वाला साइन है ये हट जाएगा, ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 से बड़ी होनी चाहिए। क्यों? ये संख्या हमेशा 0 से बड़ी क्यों होनी चाहिए? यदि ये 0 हो गया तो ये डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो परिभाषित नहीं होगा, और साथ में यह स्क्वायर रूट में भी है, और अब स्क्वायर रूट परिभाषित होने के लिए जरूरी है कि वो संख्या 0 या 0 से बड़ी हो, और चूंकि यह डिनोमिनेटर में आ गया इसलिए अपने पास कंडीशन हो गई एफ एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी आनी चाहिए। ये इसकी शर्त हो गई तीसरी प्रांत निकालने की। चौथा अपने पास में आता है लघुगुणकीय फलन कि log एफ एक्स और जी एक्स। इसके लिए मैंने पूरा वीडियो बनाया है, इसके ऊपर एक पूरा वीडियो है, वो आप देखें, इससे आपको लघुगुणक की सारी प्रॉपर्टी समझ में। तो कोई लघुगुणक की फलन अपने को दिया हुआ है जहाँ एफ एक्स है वो आधार है और जी एक्स इसके अंदर घातांक है, तो लघुगुणक परिभाषित होने के लिए दोनों की संख्या हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। नेगेटिव संख्याओं के लिए लघुगुणक परिभाषित नहीं है। दूसरा, जो आधार होता है वो कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन अपने पास में आएगी। इन तीनों कंडीशन का आपने क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। जिन जिन बिंदुओं पर जी एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है वो अपने प्रांत में आएंगे, जहाँ एफ एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है वो प्रांत में आएंगे, और एफ एक्स की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। इन सब का जो इंटरसेक्शन आ जाएगा वो अपने पास में क्या आ जाएगा? प्रांत मिल जाएगा। क्योंकि लघुगुणक की ये प्रॉपर्टी होती है। ये क्यों होती है और ये मैंने सब समझा रखा है लघुगुणक वाला जो अपने पास वीडियो है उसमें, ये आप ग्रुप में यूट्यूब ग्रुप में देख सकते हो पहले का। दूसरा इसके बाद में अपने पास में आता है अगला एफ एक्स इंटू की पावर जी एक्स। तो देखिए, जब कभी भी किसी फलन की पावर हो तो आपको एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है। अभी आपने मेरे को बताया, मैंने बताया था आपको कि ये जो अंदर वाली जो संख्या है एफ एक्स, ये हमेशा क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी होनी चाहिए। जब भी आप स्क्वायर रूट स्क्वायर क्यूब करते हो तो ये अंदर वाली संख्या है, स्क्वायर रूट करते हो या कुछ भी पावर करते हो तो ये अंदर वाली जो है वो अपने पास में आधार क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा, जी एक्स है वो परिभाषित होना चाहिए। जी एक्स है वो क्या होना चाहिए? परिभाषित होना चाहिए। जो भी इसकी परिभाषित, यानी लॉग फलन है तो लॉग की प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, और यदि और कोई फलन है तो उसकी प्रॉपर्टी, जैसे साइन एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है, तो जहाँ पे एक्स है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो ये जो जी एक्स है वो परिभाषित होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। अगला इसके अंदर जो अपने पास पॉइंट आता है वो ये आता है कि जब एन सी आर और एन पी आर ये अपने को दिए हुए हों, तो आपको पता ही है कि एन सी आर होता है एन वस्तुओं में से आर वस्तु सिलेक्ट करने के तरीके। तो वस्तुएं कभी भी क्या होगी? कम से कम वस्तु आपके पास में कितनी होगी? एक तो होगी जब भी तो आप चूज करोगे, आप 0 में से आप क्या चूज करोगे? यदि आपके पास वस्तु की संख्या ही क्या है? 0 है, तो 0 में से आप क्या चूज करोगे? तो संख्या कम से कम अपने पास कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। और जो भी वस्तु होती है वो हमेशा किसमें होती है? पूर्णांक संख्याओं में होती है। यानी कि वस्तु क्या होती है? पूर्ण नेचुरल नंबर होती है, यानी 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। ऐसे थोड़ी है कि 3/4 वस्तुएं। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हमेशा नेचुरल नंबर होनी चाहिए, यानी कि 1 हो, 2 हो, 3 हो, ऐसे। एन हमेशा कैसा होना चाहिए? नेचुरल, क्योंकि अपन एन वस्तुओं में से फिर क्या सिलेक्ट करेंगे? आर। अब एन सी वस्तुओं में से यदि आप आर सिलेक्ट कर रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम वस्तु सिलेक्ट कर सकते हो, वो सिलेक्ट कर सकते हो 0, यानी कि पूर्ण संख्या। या तो आप वस्तु 0 सिलेक्ट करोगे, या 1 करोगे, या 2 करोगे, या 3 करोगे। तो जो आर है वो किससे बिलोंग करना चाहिए? डब्ल्यू। अब देखो, टोटल एन वस्तु है उनमें से आपको आर लेनी है, यानी कि आर है वो हमेशा एन से तो क्या होगा? कम होगा या उसके बराबर होगा। भाई आपके पास 5 वस्तुएं हैं टोटली, तो क्या आप उनमें से 6 वस्तुएं चूज कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। 5 में से आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कर सकते हो? 5, या इससे कम करोगे 4 करोगे, 3 करोगे, 2 करोगे, 1 करोगे, या एक भी वस्तु ना लो। तो ये तीनों कंडीशन आपको इस चीज़ में ध्यान रखनी है। पहली कि एन है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। दूसरा, आर है वो पूर्ण संख्या, यानी कि मूल नंबर, पूर्ण संख्या या मूल नंबर, इससे अपने पास में होना चाहिए। और आर की वैल्यू हमेशा एन से कम होनी चाहिए या एन के बराबर होनी चाहिए। अब इन तीनों कंडीशन का अपन यहाँ क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन ले लेंगे। इंटरसेक्शन ले लेंगे तो वो अपने पास में क्या आ जाएगा? प्रांत आ जाएगा। ये इसके लिए प्रांत निकालने की कंडीशन है। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो अपने बच गए वो बच गए त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन, और एक बच गया अपने पास में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन,
कि अपने पास में दो इसमें चीज़ें बच गई, एक तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और एक त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन अपन त्रिकोणमिति के अंदर डिस्कस करेंगे, और जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है ये भी अपन प्रतिलोम त्रिकोणमिति अलग से चैप्टर है तो पूरा पढ़ेंगे। यहाँ जैसे साइन इनवर्स एफ एक्स अपने को दिया हुआ है, तो आपको पता ही होगा कि ये साइन इनवर्स एक्स है वो एफ एक्स क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो साइन इनवर्स क्या है, y बराबर साइन इनवर्स एक्स यानी कि एफ एक्स। तो यहाँ से एफ एक्स बराबर कितना आ गया, साइन वाई। और आपको पता ही है कि साइन की वैल्यू हमेशा किसके बीच में होती है, -1 से लेके 1 के बीच में होती है, इसलिए यहाँ एफ एक्स है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। ऐसे अपन कोस इनवर्स एक्स है तो उसकी वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। और यदि सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स है, तो यदि कोस इनवर्स एक्स है तो उसके लिए भी क्या है, सेम कंडीशन ये लागू होती है, कौन सी, एफ एक्स वैल्यू। यदि सेक इनवर्स एक्स है और कोसेक इनवर्स एक्स है, कोसेक इनवर्स एफ एक्स है, तो इनके लिए क्या कंडीशन होती है कि r -1 से लेके 1 तक इनको घटा दीजिए, यानी r सारे r पे ये परिभाषित होता है, इनका जो एफ एक्स है वो सिर्फ और सिर्फ r में से अपन क्या घटा देंगे, -1 से 1 घटा देंगे, तो ये एफ एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, एफ एक्स है वो या तो -1 से क्या होना चाहिए, छोटा, या -1 के बराबर, यूनियन एफ एक्स है वो क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा या 1 के बराबर, ये दोनों इसके अंदर कंडीशन होती है। और इसी प्रकार अपने पास में यदि कोट इनवर्स एक्स हो और टेन इनवर्स एक्स हो, तो ये क्या है, प्रत्येक आर यानी x बिलोंग्स टू r के लिए परिभाषित है, तो इनका प्रांत हो जाएगा x बिलोंग्स टू r। बाकी ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के अंदर, लेकिन फिर भी ये मैंने मोटा मोटा यहाँ पे बता दिया। अब नेक्स्ट जो इसके अंदर बात आती है कि यदि अपने को कोई भी अपने पास में y बराबर दो फलनों का योग है, यानी एक एफ एक्स है एक जी एक्स है, या दोनों फलनों का आप आपस में क्या कर रहे हो, घटा रहे हो, एफ एक्स और जी एक्स, तो इसका अपने को डोमेन निकालना है। तो आप क्या निकालोगे, पहले डोमेन निकालोगे एफ एक्स का, यानी जो डोमेन आ गया D1, फिर आप जी एक्स का डोमेन निकालोगे D2। ये कैसे निकालोगे, जो अभी अपन ने जो भी रूल पढ़े हैं, तो एफ एक्स और जी एक्स जिस टाइप का फंक्शन होगा उसके हिसाब से अपन डिफाइन करेंगे और डोमेन निकाल लेंगे। तो यदि एक से ज़्यादा फलनों का जोड़ या भाग की है, या आप इन फलनों का क्या कर रहे हो, गुणा या भाग कर रहे हो, तो आपके पास जो डोमेन होता है वो क्या होता है, डी। वाई का जो डोमेन निकालना हो आपका वो क्या होता है, वो होता है D1 और D2 का इंटरसेक्शन। यानी जितने भी आपके पास डोमेन आ रहे हैं, यदि तीन फलन है तो आप तीनों का डोमेन निकालोगे और सबका क्या ले लोगे, इंटरसेक्शन ले दोगे। अब ऐसा इंटरसेक्शन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यदि ये y परिभाषित है, y परिभाषित तब होगा जब एफ एक्स है वो भी परिभाषित हो और जी एक्स है वो भी परिभाषित हो, यानी दोनों फलन साथ में परिभाषित होने चाहिए। तब मान लो दोनों फलन साथ में परिभाषित कब होंगे, जब दोनों के इंटरसेक्शन वाले पॉइंट लेंगे। मान लो किसी बिंदु पर एफ एक्स तो परिभाषित है लेकिन जी एक्स परिभाषित नहीं है, तो फिर वाई भी परिभाषित नहीं होगा, यानी दोनों में से कोई सा भी एक फलन परिभाषित नहीं है तो वाई भी परिभाषित नहीं होगा। वाई परिभाषित होने के लिए जरूरत है कि एफ एक्स भी परिभाषित हो और जी एक्स भी परिभाषित हो, तो इसके लिए अपने पास क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो उन बिंदुओं पे एफ एक्स भी परिभाषित होगा और उन बिंदुओं पे जी एक्स भी परिभाषित होगा। तो इस तरीके से आप डोमेन निकाल सकते हो यदि एक से ज़्यादा फलन आपको दिए हुए हैं। ऐसे यदि अपने पास में तीन फलन दिए हुए हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स, या घटा रहे हो प्लस एच एक्स, तो आप क्या करोगे, तीनों का डोमेन अलग अलग निकालोगे और डोमेन क्या हो जाएगा, D1 इंटरसेक्शन D2 इंटरसेक्शन D3। तो इस तरीके से आप फलनों का इंटरसेक्शन करके क्या निकाल सकते हो। अब अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला अपने पास जो क्वेश्चन है वो है कि √3 - x अपॉन √x - 2 का प्रांत ज्ञात करो, का प्रांत अपने को निकालना है। तो देखिए अभी अपन ने पढ़ा था ऊपर वाली संख्या भी क्या है, स्क्वायर रूट में है, और नीचे वाली संख्या भी क्या है, स्क्वायर रूट में। तो पहला ऊपर वाली जो संख्या है यानी कि √3 - x, तो अपन ने क्या पढ़ा था कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी संख्या है यानी कि 3 - x, वो हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए या 0 के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये ऊपर क्या है, न्यूमिनेटर में है, अंश में है, तो न्यूमिनेटर में क्या होता है, जो संख्या होती है वो या तो 0 के बराबर होनी चाहिए या 0 से बड़ी, यानी कि जो x की वैल्यू है वो हमेशा 3 या 3 से छोटी होनी चाहिए। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 3 या 3 से छोटी। दूसरा जो अपने पास में है कि नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, x - 2। डिनोमिनेटर में जो संख्या होती है और ये स्क्वायर रूट में है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये क्या है, डिनोमिनेटर में है,
हर में है तो हर में वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, जीरो पे यह अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू सिर्फ क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, यानी कि x की वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी होनी चाहिए। अब अपने को इस y का प्रांत निकालना है, तो y का प्रांत क्या हो जाएगा, इन दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब इंटरसेक्शन निकालते हैं अपन दोनों कंडीशन का। पहली बात क्या कहता है, एक बिंदु है 2, एक कहता है 3। तो देखिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 से छोटी होनी चाहिए, यानी 3 से छोटी यानी कि माइनस इन्फिनिटी तक। और देखिए 3 पे कैसा है, इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब 3 वाला बिंदु है वो भी क्या है, शामिल है। ये कह रहा है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, यानी 2 से बड़ी का मतलब ये वैल्यू 2 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगी, यानी 2 से बड़ी होगी। लेकिन 2 पे कैसा आएगा, ओपन आएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू वाला साइन नहीं। अब इंटरसेक्शन कौन सा आ गया इनका, ये वाला जो भाग है वो अपना क्या आ गया, इंटरसेक्शन आ गया। तो इंटरसेक्शन इनका क्या आ गया, 2 से लेके 3 तक। 3 भी, अब देखो 3 इसके अंदर भी शामिल है और इसके अंदर भी शामिल है, 3 तो शामिल है इसलिए इस पे कैसा आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट, और 2 है वो शामिल नहीं है इसलिए इसके इंटरसेक्शन में 2 कैसा आ जाएगा, ओपन, क्योंकि 2 पे यहाँ पे इक्वल टू वाला साइन है नहीं है, यानी आप 2 से बड़ी संख्या लेनी है, यानी 2 नहीं लेना है। तो जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो उसमें 2 नहीं आएगा, तो 2 पे कैसा आ जाएगा, ओपन, और 3 पे कैसा आ जाएगा, क्लोज। तो इसका जो प्रांत हो जाएगा वही हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। और बाकी इनइक्वलिटी को कैसे सोल्व करते हैं इसका मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, वो आप चेक कर सकते हो। अगला अपने पास क्वेश्चन देखते हैं, 7 माइनस एक्स सी एक्स माइनस 4। इसका अपने को क्या पूछ रहा है, इसका अपने को प्रांत पूछ रहा है कि इसका प्रांत अपन निकालिए, का प्रांत क्या होगा। यदि अपने को इसका प्रांत निकालना है तो क्या करें, देखो अभी मैंने बताया था कि जो n है, यानी n यहाँ पे क्या है, 7 माइनस एक्स है, ये किससे बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। नेचुरल नंबर होते हैं यानी कि 1 2 3 4 ये होते हैं नेचुरल नंबर। देखिए जब भी आप x की वैल्यू, यदि आप 7 से छोटी कोई भी वैल्यू रखोगे, सॉरी 7 से बड़ी मतलब जैसे इस -7 है, तो ये परिभाषित नहीं है। 0 यहाँ रखोगे तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो 0 भी अपने को नहीं चाहिए। ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 1 होनी चाहिए। तो 7 माइनस एक्स है, ये हमेशा क्या होना चाहिए, 1 से तो बड़ा होना चाहिए। और 1 से बड़ा भी कौन, 1 से बड़ी कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक, यानी से क्या बोलते हैं इसको, प्राकृत संख्या। 1 से बड़ी क्या होनी चाहिए, प्राकृत संख्या, यानी कि जो x की जो वैल्यू है वो हमेशा 6 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। 6 से बड़ी जैसे आप वैल्यू लोगे, यानी 8 लिया तो ये कैसा हो गया, 7 माइनस 8 माइनस 1 हो गया, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं रहेगा। तो इसके लिए x की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 6 से छोटी। 6 से छोटी क्या होनी चाहिए, 6 से छोटी संख्या होनी चाहिए। और ये साथ में कैसे आने चाहिए, ये संख्या प्राकृत संख्या आनी चाहिए। प्राकृत संख्या आने के लिए जरूरत क्या है, 6 से छोटी क्या हो सकता है, x की वैल्यू 5 हो सकती है, x की वैल्यू क्या हो सकती है 4, x की वैल्यू 3 हो सकती है, x की वैल्यू 2 हो सकती है, और x की वैल्यू 1 हो सकती है। जैसे ही आप x की वैल्यू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 1 के बराबर भी तो हो सकती है, प्राकृत संख्या है वो तो 1 भी तो हो सकती है, 1 के बराबर भी हो सकती है, यानी 6 भी हो सकती है। प्राकृत 1 भी तो क्या है, प्राकृत संख्या ही है। तो अपने पास में जो x की वैल्यू है, पॉसिबल वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5, सिर्फ और सिर्फ यही वैल्यू पॉसिबल है। अब दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो r है, यानी कि r बराबर x माइनस 4, ये क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी कि 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ऐसे इन्फिनिटी तक। तो x माइनस 4 की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 से तो बड़ी होनी चाहिए या 0 के बराबर होनी चाहिए, यानी कि x की वैल्यू हमेशा 4 या 4 से बड़ी होनी चाहिए। और वो भी बड़ी कौन सी होनी चाहिए, बड़ी पूर्ण संख्या आनी चाहिए, यानी ऐसे नहीं है कि 2 बट्टा मतलब 4 से बड़ी आपके पास आ जाए, पॉइंटों में 4.5 आ रही हो, 4 पॉइंट नहीं, क्या आनी चाहिए, पूर्ण संख्या आनी चाहिए। तो अब 4 से बड़ी पूर्ण संख्या क्या क्या पॉसिबल है, 4 से बड़ी पॉसिबल है आपके पास में 4 है, 4 के बराबर भी ले सकते हो, 5 है, 6 पॉसिबल है, 7 पॉसिबल है। तो इस तरीके से अपने पास में 8 पॉसिबल है, और इन्फिनिटी तक ये चला जाएगा। अब अपने को क्या लेना होता है, इन दोनों कंडीशन का क्या लेना होता है, इंटरसेक्शन। और एक तीसरी कंडीशन अपने पास में और बच गई क्या, कि जो n की वैल्यू होती है वो हमेशा r के बराबर होती है या r से बड़ी होती है। तो n की वैल्यू अपने पास में है 7 माइनस एक्स, यह वैल्यू, और r की वैल्यू है x माइनस 4। इससे या तो बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। क्यों कि n वस्तुओं में से आप r वस्तु सेलेक्ट कर रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप n की बराबर वस्तु सेलेक्ट कर सकते हो या उससे कम। तो देखिए यहाँ पे x आ जाएगा, तो ये हो गया 2x, और ये हो गया 7 और 4 11, यानी कि जो x की जो वैल्यू है वो हमेशा 11/2 यानी कि 5.5 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो अपने पास एक कंडीशन आ गई कि x की वैल्यू 5.5 से कम होनी चाहिए। एक कंडीशन अपने पास में आ गई कि x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ही हो सकती है। एक कह रहा है कि 4 से बड़ी होनी चाहिए। अब इन तीनों चीज़ों का अपन को क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा।
तो x की अपने पास एक तो कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 ये वैल्यू हो सकती है। दूसरा कह रहा है x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, यानी 4 5 6 ऐसे लेके इन्फिनिटी तक। और ये कह रहा है x की वैल्यू 5.5 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए या इसके बराबर होनी चाहिए। इन तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लेना है। तो देखिए पहली और दूसरी में कॉमन कौन कौन सी संख्याएं हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 5 6। लेकिन तीसरी कंडीशन में कह रहा है 5.5 से छोटी होनी चाहिए, लेकिन 6 तो क्या है 5.5 से बड़ी संख्या है, तो 6 क्या हो गया कैंसिल। यानी अपने डोमेन में सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट बच गए, 4 और 5। तो अपना डोमेन आ गया 4 और 5। तो अपना डोमेन इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, या तो 4 ले सकते हो उसकी वैल्यू या 5 ले सकते हो। अब इसमें मान लो अपने को पूछे परिसर, इस फलन का अपने परिसर निकालना है, तो परिसर क्या हो जाएगा, डोमेन, डोमेन के पॉइंट ही तो परिसर होंगे। डोमेन के पॉइंट मतलब इसमें रखेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही तो क्या होगी, परिसर होगी। तो डोमेन की जो पॉइंट है वो रख देते हैं इसमें, किसमें 7 माइनस एक्स सी एक्स माइनस 4। इसके अंदर एक बार अपन रखेंगे 4, तो जब 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3 सी, और 4 में 4 घटाओ 0। दूसरा अपने पास में हो जाएगा 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये सी ये 1। तो अपने पास में इसका जो परिसर की वैल्यू कितनी आएगी, 3C0 और 2C1। यानी कि इनकी इमेज अपने को सिर्फ और सिर्फ दो इमेज मिलेगी, एक तो 4 की इमेज मिलेगी ये, और 5 की मिलेगी ये। तो रेंज और परिसर में भी अपने पास में ये दो एलिमेंट ही आएंगे, तो ये हो जाएगा परिसर का सेट। तो इस तरीके से अपन इसका परिसर निकाल सकते हैं और प्रांत निकाल सकते हैं। तो इस तरीके का अपने पास जो भी क्वेश्चन आएंगे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं इसमें कि लॉग के मैंने काफ़ी क्वेश्चन मतलब वीडियो में करवा दिए हैं, फिर भी अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 ये अपने पास में दिया हुआ है, इसका अपने को डोमेन निकालना है। देखिए एक्स स्क्वायर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आपको पता ही है कि सिर्फ एक्स को छोड़ दें, यानी 0 को छोड़ दें तो 0 पे इसकी वैल्यू 0 होती है। इसके अलावा एक्स स्क्वायर हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है, यानी कि 0 से बड़ा ही होगा। दूसरा कंडीशन कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कभी भी 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन कि जो x प्लस 1 है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि धनात्मक संख्याओं के लिए ही लॉग परिभाषित है। तो x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो यहाँ से एक ही कंडीशन आती है कि x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, उनके लिए तो हमेशा ये x 0 से बड़ी ही होगी। तो पहली कंडीशन यहाँ से है एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी कि x की वैल्यू किसके बराबर नहीं होनी चाहिए, प्लस माइनस 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। प्लस माइनस 1 के अलावा आप कोई भी वैल्यू लो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर कभी भी नहीं होगी। ये कह रहा है एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, यानी एक्स की वैल्यू है वो हमेशा माइनस 1 से बड़ी होनी चाहिए। अब आप इनका तीनों का इंटरसेक्शन होगा, यानी माइनस 1 है इससे क्या बड़ी, तो यानी कि माइनस 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये कह रहा है एक्स स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। 0 के अलावा सारी वैल्यू पॉसिबल है, यानी कि इधर भी जा सकते हो आप, इधर भी जा सकते हो, लेकिन 0 पे कैसा आएगा, ओपन आएगा, यह 0 के बराबर है। ये कह रहा है एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ये आ गया अपने पास में प्लस 1, इसके बराबर 1 नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी किसी भी वैल्यू हो सकती है, यानी कि ये पूरी रियल लाइन हो सकती है। सिर्फ एक तो माइनस 1 पे ओपन होगा और एक प्लस 1 पे ओपन होगा। अब तीनों का आप जब इंटरसेक्शन लोगे तो आप देखोगे कि माइनस 1 से लेके अनंत तक ये इन तीनों का क्या आ गया, इंटरसेक्शन आ गया। तो अपना डोमेन आ गया माइनस 1 से लेके इन्फिनिटी तक। लेकिन जब आप इसमें देख रहे होंगे कि 0 पे यह है परिभाषित नहीं है, यानी 0 पे ओपन है, इसका मतलब 0 है वो भी इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, तो इसमें से अपने को 0 घटाना पड़ेगा। फिर देखो आप 1 है, 1 के ऊपर भी ये परिभाषित नहीं है, यानी इसमें से अपने 0 भी घटाना पड़ेगा, और साथ में इसमें से अपने को 1 है वो भी घटाना पड़ेगा, क्योंकि 1 पे भी है, 1 पे भी कैसा आ रहा है, इसके अंदर कैसा आ रहा है, ओपन आ रहा है। तो 1 पे भी कैसा आ रहा है, ओपन, तो 1 पे भी कैसा, 1 भी इसमें से घटा देंगे, यानी इस अंतराल में से अपन 0 और 1 दो पॉइंट को घटा देंगे, 0 और 1। इसके अलावा सारा अपने पास में क्या आ जाएगा, प्रांत आ जाएगा। इस तरीके से अपन प्रांत निकाल सकते हैं। अब इसको लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, माइनस से इन्फिनिटी को और तरीकों से भी आप लिख सकते हो, -1 से लेके 0 तक, यूनियन 0 से लेके 1 तक, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये भी, ये वाली वैल्यू और ये वाली सेम है, क्योंकि इसमें देखो आपने यहाँ भी 0 पे ओपन है तो शामिल नहीं है, यहाँ भी 0 पे ओपन है यानी 0 शामिल नहीं है, बाकी 0 से बड़ी संख्या सारी, और इधर 0 से छोटी जो माइनस 1 के बीच में ये भी सारी आ रही है। फिर यहाँ भी 1 पे ओपन है, यहाँ भी 1 पे ओपन है, यानी कि यहाँ भी 1 नहीं ले रहे और यहाँ भी 1 शामिल नहीं है, यानी और बाकी सारी वैल्यू अपने पास में इसमें शामिल है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। बाकी आपको इनका अगर डिटेल में नॉलेज चाहिए तो मैंने जो पुरानी जो वीडियो है उनमें आप देख सकते हो, इनइक्वालिटी वाला टॉपिक, लघुगणक वाला, और मॉडुलस फंक्शन, मापांक फलन, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इन सब के बारे में इसमें डिटेल से बताया गया है। वहाँ से आप देख सकते हो कि डोमेन कैसे निकालते।
तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इजीली अपने क्वेश्चन हो जाते हैं। एक क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं कि y बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस मोड एक्स, ये अपने पास दिया। इसका अपने को क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। तो यदि अपने को इसका डोमेन निकालना है, यदि अपने को इस फलन का डोमेन निकालना है तो ये हो गया, देखिए y बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ी, यानी कि जो एक्स स्क्वायर माइनस मॉडुलस एक्स है ये हमेशा जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब आपको मैंने मॉडुलस वाले प्रॉपर्टी बताई थी कि एक्स स्क्वायर को अपन किसके लिख सकते हैं, मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स, जीरो या जीरो से बड़ा। तो यहाँ से आ गया मॉड एक्स इंटू, यहाँ बचा मॉड एक्स माइनस एक ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इसको आप जीरो के बराबर रखोगे तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, जीरो, क्रिटिकल पॉइंट। जब मॉडुलस इसको जीरो के बराबर रखोगे यानी कि मॉडुलस x बराबर एक, तो x बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस एक। और ये अपने पास क्रिटिकल पॉइंट आ गए तीन, कौन कौन से, जीरो आ गया, माइनस एक आ गया और प्लस एक आ गया, तीन क्रिटिकल पॉइंट आ गए। और चूंकि जो अपने पास में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो पावर है वो कैसी है, दोनों जगह विषम है, ये जो पावर भी कैसी है, विषम है, और ये भी विषम है, और x के जो गुणांक है वो क्या है, प्लस में, लास्ट वाला तो होगा प्लस, फिर अल्टरनेट में चिन्ह आ जाएगा प्लस का, माइनस का और प्लस का। अपने को क्या चाहिए, जीरो से बड़ा, यानी कि एक तो ये वाला अंतराल आ गया एक से लेके इन्फिनिटी तक, और एक आ गया माइनस एक से लेके जीरो के बीच में। क्योंकि यहाँ पे जो इनिक्वलिटी है उसमें साइन इक्वल टू का भी है, इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस एक से लेके जीरो तक, माइनस एक से लेके जीरो तक। और देखो माइनस एक और जीरो है वो भी शामिल है क्योंकि जो इनिक्वलिटी है उसमें इक्वल टू का साइन है। यूनियन एक से लेके इन्फिनिटी तक, और एक है वो भी शामिल है, इन्फिनिटी में ओपन ब्रैकेट आता ही है। इसका डोमेन हो जाएगा माइनस वन से इन्फिनिटी। और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और इनका डिटेल आपको चाहिए, इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, ये विषम पावर पे सम पावर पे क्या करते हैं, इसके लिए आप इनइक्वलिटी वाला टॉपिक इजीली देख सकते हो। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं कि y बराबर x माइनस मॉडुलस, इसका अपने को क्या निकालना है, प्रांत निकालना है। और इसके बाहर लगा हुआ है लॉग, ln लगा हुआ है बाहर, इसका अपने को क्या निकालना है, प्रांत। देखिए आपको पता है कि ln के अंदर जो भी अपने पास में log के अंदर जो भी होता है, ln का जो आधार होता है वो e होता है, तो ये तो हमेशा क्या है, एक से बड़ा है, यानी जीरो से बड़ा है, और एक के बराबर भी नहीं है, और एक के बराबर भी नहीं है, तो इसका तो अपने कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये तो संख्या है। अब आता है कि जो x माइनस मॉडुलस x, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहाँ पे x क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो x के ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब है महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन। तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा, यानी कि x की वैल्यू हमेशा महत्तम पूर्णांक x से बड़ी होनी चाहिए। तो देखिए x हमेशा क्या होता है भाई, आप जब भी महत्तम पूर्णांक फलन निकालते हो x का, ये क्या होता है, x या x से छोटी पूर्णांक संख्या। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखे हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन की क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या होता है, ये सारा आप देख। x या x से छोटी पूर्णांक सबसे बड़ी संख्या, जो पूर्णांक होता है x से छोटी, जितने भी पूर्णांक है उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक, सबसे बड़ी संख्या, वो क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। x कब आता है, जब वैल्यू पूर्णांक होती है तब तक इसके बराबर होता है x, और x से छोटी जो सबसे बड़ी पूर्णांक है वो कब होती है, जब x है वो पूर्णांक नहीं है, यानी इंटीजर से बिलोंग नहीं करता। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, x या x से छोटी, तो जब पूर्णांक नहीं है तब तो ये हमेशा क्या होती है, x से छोटी होती ही है, तो यानी x हमेशा बड़ा होता है। लेकिन जब x पूर्णांक होता है तब ये x है, मॉडुलस x है, वो भी किसके बराबर आ जाता है, x के। तो यानी कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मॉडुलस x से बड़ी होनी चाहिए। यदि पूर्णांक होगा तो ये वैल्यू भी x आ जाएगी और ये वैल्यू x आई, तो क्या x x से बड़ा थोड़ी होता है, x तो x के बराबर होता है, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। हाँ, बाकी आप अगर पूर्णांक नहीं है तब आप कोई भी वैल्यू लोगे तो वो क्या होगी, हमेशा x बड़ा होगा, किससे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, r में से अपने को क्या घटा देंगे, r में से अपन क्या घटा देंगे, पूर्णांक वैल्यू है वो घटा देंगे, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, इस फंक्शन का क्या आ जाएगा, प्रांत आ जाएगा। देखिए फलन का जो प्रांत निकालने के लिए ही मैंने वो 5-6 वीडियो बनाए थे, तो वो वीडियो आप पहले कंप्लीट देखें, जिससे आपको चीज़ें याद, मतलब रटनी नहीं पड़ेगी, उनसे सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि कैसे करना है क्वेश्चन। ये पूरा मैंने एकदम डिटेल से समझा रखा है उसमें, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। तो इस तरीके से अपन प्रांत निकालते हैं। एक क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं प्रांत का। यदि
क्वेश्चन है अपने पास में कि स्क्वायर रूट के अंदर अपने पास में है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 ln स्क्वायर x माइनस 3। ये अपने पास में क्वेश्चन है, इसका अपने को पूछा है प्रांत। तो देखिए स्क्वायर रूट के अंदर जो संख्या है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 और ln स्क्वायर x माइनस 3 हमेशा 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो देखिए जो ln स्क्वायर x है ये हमेशा क्या होगी, 0 या 0 से बड़ी आएगी। इसका मतलब क्या होता है, ln का स्क्वायर किया हुआ है, स्क्वायर करने किसी भी संख्या का स्क्वायर या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। तो ये अपन ये वाली जो वैल्यू है ln x स्क्वायर, इसको क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, यानी इसको हटा सकते हैं। कब, जब यह वैल्यू 0 के बराबर ना हो। तो देखिए अपने पास में यहाँ फिर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10x की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ln स्क्वायर x है ये तो हमेशा क्या होगा, स्क्वायर कर लो, यानी कि 0 या 0 से बड़ी ही संख्या है। तो अपने पास में ये संख्या क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी संख्या होनी चाहिए। भाई इसका चिन्ह तो हमेशा प्लस में ही आएगा, यदि इसका भी चिन्ह किस में आ जाए, प्लस में आ जाए, तो दोनों प्लस और प्लस क्या आ जाते हैं, सेम चिन्ह आ जाएगा। तो ये इसके फैक्टर हो गए x माइनस 3 है, यानी कि कितने हो गए इसके फैक्टर, x को करेंगे तो 5 और 2, 5 दूनी 10, तो 5x प्लस 2x माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x माइनस 5 और x प्लस 2 0 से बड़े होने चाहिए। तो कितने क्रिटिकल पॉइंट आ गए, इसको 0 बराबर रखोगे x बराबर आ गया 5, इसको 0 बराबर रखोगे x बराबर आ गया माइनस 2। विषम पावर है, x के गुणांक प्लस में है तो लास्ट वाला आएगा प्लस में, फिर चिन्ह किसमें आ जाएंगे, अल्टरनेटिव। ये आप इनइक्वालिटी में साइन देख सकते हो। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ गया, 5 से बड़ी संख्या होनी चाहिए और माइनस 2 से छोटी संख्या होनी चाहिए। ये तो कंडीशन आ गई यहाँ से। दूसरी इसके अंदर बात आती है कि ln स्क्वायर x माइनस 3 है। देखिए ये ln भी क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। तो यहाँ पे ln स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि पहले तो आप ln x माइनस 3 की वैल्यू निकालिए और इसका क्या करिए, स्क्वायर करिए। अब ln x माइनस 3 की वैल्यू आप कब निकालोगे, जब ln x माइनस 3 क्या हो, परिभाषित हो। ये परिभाषित होना चाहिए तभी तो वैल्यू निकाल सकते हो। और लघुगुणक की फलन परिभाषित होने के लिए क्या जरूरत है कि जो x माइनस 3 है ये 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू है वो 3 से बड़ी होनी चाहिए। और ये कह रहा है कि वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 से बड़ी होनी चाहिए और माइनस 2 से छोटी होनी चाहिए। देखिए x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, ये कह रहा है 3 से बड़ी होनी चाहिए, तो 3 से बड़ी लोगे और वो वैल्यू क्या कर रहा है, ये तो आ गया 3, ये आ गया 5 और वो आ गया माइनस 2। वो कह रहा है माइनस 2 से क्या होनी चाहिए, छोटी, यानी कि माइनस 2 से छोटी या 5 से बड़ी। अब इसका इंटरसेक्शन हो गया आप, तो कौन सा आ जाएगा, 5 से लेके इन्फिनिटी तक। क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी में साइन कैसा था, इक्वल टू वाला साइन भी था, इसलिए यह 5 तो शामिल हो जाएगा और 5 से लेके इन्फिनिटी तक इसका क्या आ जाएगा, प्रांत आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो और इनके प्रांत परिभाषित कर सकते हो। इसके लिए आपको जो प्रांत है इनके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। एक तो मापांक फलन का, ये वीडियो मैंने इसके 2 वीडियो बना रखे हैं मापांक फलन का। एक असमीकाओं को कैसे सोल्व करते हैं, असमीकाएं, इनको आप कैसे सोल्व करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको इसके अंदर पता होना चाहिए लघुगुणक फलन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इसका भी मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, लघुगुणक। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या महत्तम पूर्णांक फलन, इसका भी कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखा है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। इसके अलावा जो अगला है इसके अंदर आपको पता होना चाहिए भिन्नात्मक भागफलन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसका भी मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं इनका अपने को पता होगा तो आप इजीली क्या निकाल सकते हो, डोमेन निकाल सकते हो। और इनके सारे कंप्लीट वीडियो हैं, 1 2 3 4 5, यानी इनके 6 वीडियो टोटल मैंने बना रखे हैं। तो वो वीडियो आप देखोगे तो आप इजीली किसी भी फंक्शन का डोमेन निकाल सकते हो। और डोमेन निकालने के लिए क्या क्या कंडीशन है वो मैंने बता दिया। अब अगला आता है फलन के अंदर परिसर, फलन का परिसर कैसे निकालते हैं। तो देखिए फलन का परिसर, पहली कंडीशन जब प्रांत अपने पास में प्रांत है वो इस तरीके से समुच्चय दिया हुआ है कि x1 x2 x3, यानी कि पॉइंट दिए हुए हैं अपने को, इंटरवल नहीं दिया हुआ। इसका मतलब क्या है कि अपने पास में जो प्रांत है वो क्या है, पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे 1 2 3 ऐसे, मतलब पॉइंट दिए हुए हैं अलग अलग, और अपने को प्रांत इस तरीके से दिया हुआ है। तब अपने को क्या निकालना है, परिसर। तो परिसर अपना क्या हो जाएगा, f(x1), यानी x1 की वैल्यू है वो, फलन की x1 की वैल्यू कितनी होगी, फलन की x2 पर वैल्यू कितनी होगी, फलन की x3 पर वैल्यू कितनी होगी, ये सारे किस में आ जाएंगे, इन सब सेट का जो एलिमेंट का जो सेट है
वो अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, परिसर के बराबर आ जाएगा। तो पहली कंडीशन ये है कि जब प्रांत अपने को, यदि प्रांत अपने को किस तरीके से दिया हुआ है, प्रांत जो अपने को है वो अलग अलग यानी कि डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए हुए हैं, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। और कई जगह क्या दिया हुआ होता है, कई बार अपने को दिया हुआ होता है इंटरवल दिया हुआ होता है। तो इंटरवल दिया हुआ होता है जब अपन फलन को कैसे, मतलब उसका परिसर कैसे निकालते हैं। जैसे कि जो ये अभी प्रांत वाला मैंने बताया था, इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अपने पास में एक क्वेश्चन है कि y बराबर 4x + 3, और इसका जो प्रांत मैंने दे रखा है वो मैंने प्रांत ये दे दिया कि जो x की वैल्यू है वो 1 है, 2 है, 5 है, बस वो 6 मान लेते हैं। ये वैल्यू दे रखी है, तो आप इसका परिसर कैसे निकालोगे, परिसर कितना हो जाएगा, 1 पे वैल्यू x की जगह रखोगे कितना आ जाएगा 7, 2 पे वैल्यू 4 दूनी 8, 3 11, 5 दूनी 5 चौक 20 और 2 23, 6 चौक 24 और 3 27। तो इस तरीके से ये इसका परिसर आ गया। कौन कौन सी, 7, 11, 23 और 27। तो डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए हुए हैं तब आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो। दूसरा, जब अंतराल दिया हो अपने को, जब प्रांत है वो किस में हो, अंतराल में, यानी अंतराल यानी इंटरवल। इंटरवल का मतलब आपने को जैसे मान लो ए से लेके बी के बीच में इंटरवल दे रखा है, या तो ओपन ब्रैकेट होगा या दोनों जगह क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट होगा, या एक जगह से ओपन एक जगह से क्लोज, कुछ भी अपने को अंतराल दिए हुए हैं। अंतराल का मतलब होता है कि ए और बी के बीच के अंदर जितने भी बिंदु आप कोई भी लोगे वो सारे के सारे इस अंतराल के अंदर आएंगे। तो वो हो गया अंतराल, यानी कहाँ पे भी ये वैल्यू टूटती नहीं है। डिस्टिंक्ट पॉइंट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पे वैल्यू होती है, जैसे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो ये बीच वाली वैल्यू में नहीं आती। अंतराल में ए और बी के बीच की जितनी भी वैल्यू है, जितने भी रियल नंबर है, वो सारे किस में आते हैं, इस अंतराल में आते हैं। तो अंतराल में जब अपने को प्रांत दिया हुआ है तब अपने कैसे निकालते हैं। पहला कि y बराबर अपने को fx दिया हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, इसको किस में बदल देंगे, x बराबर fy, इसमें बदल देंगे x बराबर, मान लो आप x की वैल्यू यहाँ से y के फलन में कुछ न कुछ आ जाएगी। भाई y बराबर fx आपको दिया हुआ है, तो आप क्या निकालोगे, x की वैल्यू y के पदों में निकाल लोगे। अब इस gy का जो प्रांत होगा, इसका जो प्रांत होगा वो किसका हो जाएगा, fx का क्या हो जाएगा, परिसर। तो समझ आया कि जब भी आपको y बराबर fx फलन दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, यदि उसको चेंज कर सकते हो आप इसमें, यानी x की वैल्यू है वो किसके पदों में निकाल सकते हो, y के पदों में, यानी x है वो y का फलन हो गया, तो इस फलन का जो प्रांत हो जाएगा वो हो जाएगा fx का परिसर। अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों, क्यों कि देखो यहाँ प्रांत का मतलब क्या है कि अब जिसका परिसर का मतलब क्या है, y की संभव वैल्यू, y की संभव वैल्यू, कौन कौन सी वैल्यू संभव है। और अब जीवाई का आप प्रांत निकाल रहे हो, यानी जीवाई के प्रांत में आपके पास कौन से बिंदु नहीं आएंगे, जहाँ पे y परिभाषित है, यानी कि जहाँ पे y है वो y की वैल्यू पे क्या होगा, वो परिभाषित नहीं होगा। यानी उन वैल्यू अपने प्रांत में कौन सी वैल्यू नहीं आती, जहाँ पे फलन परिभाषित नहीं होता, तो यानी y की वो वैल्यू जो वहाँ पे ये जीवाई क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा, यानी वो y की वैल्यू संभव नहीं होगी। इसका जो प्रांत निकालोगे आप, तो वो y की वैल्यू संभव नहीं होगी, वो हटा दोगे, बाकी सारी वैल्यू इसमें आ जाएगी, और वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वो सारी वैल्यू इसका परिसर हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अपने को दिया हुआ है y बराबर 2x - 1, फिर ये दिया हुआ है x - 3, इसका अपने को प्रांत, तो इसका प्रांत निकालना है। प्रांत निकालने के लिए ये देखो, पहले तो अपन देखते हैं इसका प्रांत, अपने को निकालना है परिसर, लेकिन पहले तो इसका प्रांत ही देख लेते हैं अपन। तो ऊपर वाली संख्या तो क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर है नहीं, कोई भी रियल नंबर ले आपके पास ऊपर वाली संख्या क्या आएगी, रियल नंबर ही आएगी, तो ऊपर वाली संख्या से अपने कोई लेना देना नहीं है। नीचे वाली संख्या भी क्या है, एक रैखिक समीकरण है, तो रैखिक समीकरण में आप कोई भी x की वैल्यू रख दीजिए, कोई ना कोई रियल नंबर ही आएगा। लेकिन जो डिनोमिनेटर है यानी कि x - 3 है, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो हो गया तो ये फिर परिभाषित नहीं होगा, यानी x की वैल्यू 3 के बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी इसका जो प्रांत आ जाएगा वो r में से अपने को क्या घटाना पड़ेगा, 3। इसके अलावा 3 के अलावा आप कोई भी वैल्यू रखिए, ये इसके लिए परिभाषित, तो ये इसका आ गया प्रांत। अब अपने को परिसर की बात करनी है, y का परिसर निकालना है, तो y बराबर x - 2x - 1 इंटू x - 3। अब अपन x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ से हो गया xy - 3y बराबर 2x - 1। तो यहाँ से देखिए आप x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर आ गया 3y - 1, और ये इधर आपने जब x बाहर ले आए तो ये हो गया y - 2। ये अभी x की जो वैल्यू है y के पदों में अपने पास में ये आ गई। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसका जो प्रांत देखेंगे, तो इसका प्रांत निकालेंगे, तो ऊपर तो y की आप कोई भी वैल्यू रखिए, ये हमेशा क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x है वो क्या है, एक रियल नंबर है, तो आप y की कोई भी वैल्यू रखिए, x तो हमेशा क्या आएगा, एक रियल नंबर ही आएगा। लेकिन जब अपन y - 2 है, यानी कि ये 0 के बराबर हो गया, तो वह क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू 2 के बराबर नहीं होनी चाहिए।
तो y की वैल्यू 2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्यों? कि उस पर क्या हो रहा है, ये फलन 0 हो रहा है, यानी कि ये हो जाएगा इन्फिनिटी, तो ये परिभाषित है, यानी y की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब अपने जो इसका परिसर आ गया किसका, y का, y क्या है अपने किसके बराबर है, fx, यानी y का परिसर आया है। और ये जो यहाँ से जो फलन आया अपने पास में x का gy, इसका तो ये प्रांत है भाई, y बराबर 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये gy का तो क्या है, प्रांत। और जो अपने पास में ये वाला फलन है कौन सा, y बराबर fx, इसका ये क्या है, परिसर। तो परिसर कितना आ गया, r-2, यानी r की वैल्यू सारी जो वैल्यू आएंगी सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यू नहीं आएगी। यानी जब भी आप इसकी मैपिंग बनाओगे ऐसे, तो आप इसकी मैपिंग बनाओगे तो इसके जो परिसर में क्या आ जाएंगे, जितनी भी r की वैल्यू है वो सारी कनेक्ट होगी। 2 है वो किसी भी अवयव से नहीं जुड़ेगा, बाकी जो सारी वैल्यू है वो किसी न किसी अवयव से जुड़ेगी ही जुड़ेगी। सिर्फ 2 ऐसा है जो क्या रहेगा, बच जाएगा, बाकी सारी वैल्यू इसमें जुड़ जाएगी, तो इसका जो परिसर हो जाएगा वो हो जाएगा r-2। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब अंतराल दिया हुआ हो और x की वैल्यू है वो y के पदों में संभव हो, तो आप क्या करोगे, y के पदों में वैल्यू निकाल लोगे और उसका जो प्रांत है वो उसका क्या हो जाएगा, fx का क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी जो अपन है वो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। यदि आप ऐसा चाहते हो रेगुलर क्लास लें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और अपने जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भेजें। ऐसा ना सोचें कि आप अकेले अकेले वीडियो देख रहे हो, उनका भला ना करें। तो सबके साथ में अपने को मिल बांट के पढ़ना चाहिए, उससे अपने कुछ न कुछ बेनिफिट ही होता है, नुकसान नहीं होता। तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो का लिंक शेयर जरूर करें, और कोई प्रॉब्लम आती है तो या तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें या मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर दें। थैंक यू।